नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी के आरंभ पर। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस तरीके से भारत में नए नए राजा और राज्य उभरे और भारत के राजनीतिक नक्शे में लगातार बदलाव आते रहे। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा को दोनों को ही गहराई से प्रभावित किया, और यह दौर है दिल्ली सल्तनत। दरअसल 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली अब केवल एक शहर नहीं रहा, बल्कि क्या हुआ, यहां पर यह सत्ता, राजनीति, शासन, प्रशासन और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहां तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी जैसे राजवंश अब शासन कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज के जो चैप्टर है हमारा, कौन सा, क्लास 7 का 3rd चैप्टर देखेंगे हम इतिहास का, जिसमें हम यही जानेंगे कि दिल्ली 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में किस तरीके से चल रही है, यहाँ पर कौन राजा या कौन शासक या कौन वंश शासन कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया ही था कि भारत पर तुर्की आक्रमण हो रहा है। तुर्की आक्रमण मतलब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा है भारत पर। उसके बाद जो है महमूद गजनी आता है और आक्रमण करता है। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें उसका जो है संघर्ष चहमानों से होता है। चहमान यानी कि चौहानों से, जिसका जो पृथ्वीराज चौहान थे उनसे उसका संघर्ष होता है और पहला तराइन का युद्ध होता है। उस तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा करके, मार करके भगा देते हैं वापस। लेकिन इसके 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी फिर भारत पर आता है, भारत पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इस तरीके से भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन अब वो जो मोहम्मद गौरी करता क्या है, वो यहाँ खुद शासन ना करके यहाँ पर अपने एक गुलाम को छोड़ जाता है, और वो गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा ही थोड़ा बहुत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कुतुबुद्दीन यहाँ पर शासन कर रहा होता है। तो वो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वही आगे चलकर जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और उसके बाद पूरा क्रम चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि जो दास वंश है, जिसे हम ममलूक वंश के नाम से जान रहे हैं, जिसे हम तुर्की कह रहे हैं, उसके बाद खिलजी आते हैं, ऐसे ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर दिल्ली 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के बीच में, और हमारा चैप्टर है 3रा। ठीक है, तो हमने पिछले अध्याय में देखा ही था कि किस तरीके से जो कावेरी का डेल्टा था वो बड़े राज्यों का केंद्र बन गया था। लेकिन आपने यह भी गौर किया होगा कि उस समय पर जब मैं जितने भी साम्राज्य वंश के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहां किसी की भी राजधानी दिल्ली नहीं थी। ठीक है, हालांकि मैंने चौहानों के बारे में बताया था, लेकिन दिल्ली के जो है राजधानी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना, वो 12वीं शताब्दी में बन रहा है, और हम इससे पहले कब की बात कर रहे हैं, वो 7वीं से 12वीं शताब्दी की बात कर रहे थे। अब 12वीं शताब्दी में बना है, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। ये वाणिज्य, यहाँ पर व्यापार वाणिज्य हो रहा होगा, तो व्यापार वाणिज्य हो रहा होगा तो लोगों की यहाँ पर फिर जो है लालसा जागेगी, इस पर आक्रमण करने की सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो देख रहे हैं, पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बना, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो दिल्ली जो है अनंगपाल की राजधानी बना, तोमरों की राजधानी बना। तो यहां पर ये तालिका है, देखिए ये तालिका है, दिल्ली के शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक या दिल्ली के शासक कौन रहे। तो देखिए सबसे पहले हम राजपूत वंश देखते हैं। तो राजपूत वंशों में तोमर है, तोमर में जो है उनका शासक है अनंगपाल। तो 2 राजपूत वंश शासक हैं, पहले जो है तोमर वंश है, दूसरा चौहान वंश है, जिसमें महत्वपूर्ण तोमर का जो शासक है वो है अनंगपाल। तो इसकी राजधानी रहती है दिल्ली 1130 से लेकर 1145। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को देख रहे हैं हम, जो 1175 से लेकर 1192 है। 1192 ये तराइन के युद्ध में दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें ये हार जाते हैं। इसके बाद यहां से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कहां से हो रही होती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना? यहां से। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर रहा है। ये आपको ध्यान से देखिए और ध्यान से कहानी की तरह समझिए, और कड़ी से कड़ी मिलाइए, तो आपको एकदम क्लियर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इतिहास बोर नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कौन था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करता है और जीत जाता है और वापस तुर्की चला जाता है, खुद शासन नहीं करता है और अपने एक गुलाम को यहाँ पर छोड़ जाता है। उस गुलाम होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कुतुबुद्दीन के मर जाने के बाद और भी कई शासक आते हैं। इसका बेटा जो है गद्दी पर बैठता है, हालांकि
एनसीईआरटी में वो सारी बातें नहीं बताई गई हैं। जब हम आगे अपनी कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे तो उन सारे शासकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी क्योंकि क्लास 7 की है ना, तो यहाँ सब कुछ तो नहीं बता देंगे, पूरा इतिहास तो नहीं समझा देगा एनसीईआरटी। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, नींव बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश होता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो है गुलाम होता है। इसके बाद इल्तुतमिश की जो है बेटी होती है रजिया, वो जहाँ शासन करती है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। तो इस तरीके से ये जो है दास वंश या ममलूक वंश के शासक हैं। इसके बाद आता है साहब खलजी वंश। खलजी वंश ऐसे ही खिलजी वंश भी कहते हैं। इसमें खिलजी वंश जो है शासन करता है, उसके बाद तुगलक वंश शासन करता है, और ऐसे ही फिर जो है सैयद वंश आता है, उसके बाद लोधी वंश। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर कितने राज्य कर रहे हैं? 5 वंश शासन कर रहे हैं। पहला आपका ममलूक या शासन वंश, ममलूक या दास वंश, और इसके बाद आप क्रम से आप इनको देख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर जो आपसे ये कह रहा था कि तालिका पर नजर डालिए और देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तोमरों को और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है जैन जो व्यापारी थे वो रह रहे थे। तो यहाँ पर समृद्धशाली जैन बहुत सारे जैन रह रहे हैं यहाँ पर, और ये साथ के साथ जैन समृद्धशाली हैं। तो क्या कर रहे हैं? मंदिर भी बनवा रहे हैं। मंदिर बनवा रहे हैं तो आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? रुपया चाहिए। तो ये यहाँ पर सिक्के भी ढाले जा रहे हैं, जिन्हें हम दहलीवाल के नाम से जानते हैं। कौन के नाम से जानते हैं? दहलीवाल। अगर आपसे पीटी में पूछ लिया है दहलीवाल किसके संदर्भ में यूज किया जाता है उपयोग, तो आप लगाएंगे सिक्के के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो यहाँ पर 1206 में, यहाँ पर आप देखिए ये है ना 1206। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है। कौन कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहीं कहीं आपको 1208 भी दिख सकता है। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर रहा है, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बड़े बड़े क्षेत्रों में हो रहा है। तो अब दिल्ली इतना मजबूत हो जा रहा है, इतनी दिल्ली जो है इतनी मजबूत हो जा रही है कि यहाँ पर जो शासन कर रहा है उसका नियंत्रण भारत के अलग अलग बड़े बड़े क्षेत्रों पर हो रहा है। कहीं उत्तर पश्चिम तक जा रहा है तो वो दक्कन, गुजरात या राजस्थान पर भी कब्जा कर ले रहा है, वो बंगाल तक कब्जा कर ले रहा है। तो इस तरीके से बड़े क्षेत्र पर कब्जा हो जा रहा है दिल्ली सल्तनत का। वो हम सारा देखेंगे जब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे सारी बातें। हालांकि यहाँ पर वो उतने विस्तार से नहीं बताया गया है। अब क्या कह रहा है? जब हम तालिका पे कह रहा है कि उन 5 वंशों की पहचान कीजिए, मैंने आपको बताई दिया कौन से 5 वंश से, आप जल्दी से मेरे साथ साथ दोहराइए। पहला कौन? दास वंश, जिसे हम ममलूक वंश भी कह रहे हैं, ठीक है। ममलूक और दास वंश क्यों कह रहे हैं? जब हम इसको पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में या दास या ममलूक वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इस बात को। उसके बाद दूसरा कौन सा था? आपका खिलजी वंश था। उसके बाद तीसरा कौन सा था? तुगलक वंश था। उसके बाद चौथा कौन सा था? सैयद वंश था। उसके बाद 5वां कौन सा था? लोधी वंश। तो इस तरीके से 5 वंश हैं जो आपको तालिका से निकालने थे। अब देख रहे हैं जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन संतालों ने अनेक नगर बसाए हैं। तो यानी कि अभी राज्य कर रहे हैं तो साथ के साथ अनेक नगर भी बसा रहे हैं। और वो कौन कौन से नगर हैं ये देखिए। दिल्ली एक कोहना एक नगर, ये जहांपना, तीरी, हौज खास। अब आपसे पीटी में यही पूछ ले, ये नाम दे दे कि ये नाम जो है दे दे और पूछे ये शहर कहाँ पर स्थित थे या कहाँ पर बसाए गए थे, तो आप लगा दोगे दिल्ली में। किसने बसाए थे? ये दिल्ली सल्तनत के शासकों ने, ठीक है, सुल्तानों ने। तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ठीक है, और ऐसे ही फिरोजशाह कोटला। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हौजे सुल्तानी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। जिसे आगे चल के कौन पूरा करवाता है? आप इसका कमेंट में जवाब दिए कि कुतुब मीनार जो निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है, लेकिन वो उसके कार्यकाल में ये पूरा नहीं होता है कुतुब मीनार का जो निर्माण, लेकिन उसे आगे चलकर पूरा करवाता है। कौन करवाता है उसका नाम बताइए आप, ठीक है, कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। ये सारी बातें आपने समझ ली। अब देखिए सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब हालांकि हमें जो है अभिलेखों से, सिक्कों से और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर लेखक भी लिख रहे हैं, और लेखक लिख रहे हैं उसे कह रहे हैं हम इतिहास। और इतिहास को फारसी भाषा में कहते हैं तवारिख। क्या कहते हैं फारसी भाषा में? तवारिख। और इसका एक वचन है तारीख। तारीख के बाद, तारीख का तो मतलब जानते हो आप ना,
इंग्लिश में जैसे डेट कह रहे हैं और हिंदी में से तिथि कह रहे हैं, ठीक है। तो तिथि या तवारिक, तवारिक का मतलब फारसी में जो है इतिहास, तो इसे लिख रहे हैं और जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की फारसी भाषा में लिखे गए। चूंकि ये तुर्की जो है शासक है यहाँ पर, तो ये किस भाषा में ही लिखवाएंगे, हिंदी में तो लिखवाएंगे नहीं, संस्कृत में तो लिखवाएंगे नहीं। क्यों नहीं लिखवाएंगे? क्योंकि इन्हें खुद नहीं आती वो भाषा, इन्हें आती है अपने यहाँ की भाषा, तो ये फारसी में लिखवा रहे हैं इन्हें। और इनको लिखने का काम कौन कर रहा है? इनके जो तवारीख के लेखक होते थे वो सचिव होते थे या प्रशासक होते थे खुद, या कवि या दरबारी होते थे। अब चूंकि ये कवि हैं, दरबारी हैं, लेखक हैं, तो ये किस लिए लिख रहे होंगे? सुल्तान को खुश करने के लिए लिख रहे होंगे, सुल्तान से कुछ माल पानी मिल जाए उसके लिए लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दे रहे हैं। साथ के साथ ये सलाह भी देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में या उससे पहले अध्याय में मैंने बताया था, कल्लड़ की राजतंगड़ी जब मैं पढ़ा रहा था, तो कल्लड़ जो है उस समय के जो लिख रहे थे पांडुलिपियों को या प्रशस्तियों को, तो वो साथ के साथ शासक को सलाह भी देते थे किस तरीके से जो है आपको शासन करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ये जो है इस तवारीख के लेखक भी जो है सलाह दे रहे हैं और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। वो कह रहे हैं कि साहब न्याय संगत शासन होना चाहिए। अब कैसे बता रहा है? तो यहाँ पर एक न्याय चक्र है, उदाहरण दिया न्याय चक्र का। तो यहाँ बता रहा है कि साहब किसी भी राज्य या साम्राज्य को चलाने के लिए जरूरत होती है सेना की। सेना में होते हैं सैनिक, और सैनिकों को चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी? वो सब माल पानी की, तनख्वाह की जरूरत होगी। तनख्वाह कहाँ से आएगी? वो किसानों से आएगी। किसानों से किसके रूप में? कर के रूप में आएगी, या फिर जो है लगान के रूप में आएगी। लेकिन किसान जो है लगान या कर तभी तो देंगे जब वो खुश होंगे, जब उनके पास कुछ अधिशेष बचा होगा, उनकी जेब में पैसा होगा, तभी तो वो देंगे। तो इसलिए किसानों को खुश करिए। तो यही बता रहा है। तो 13वीं शताब्दी का एक इतिहासकार है फक्र ए मुदब्बिर, ठीक है। कौन है? फक्र ए मुदब्बिर। ये लिखता है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सही बात है साहब, लेकिन सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। अब वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे। तो राजा ईमानदारी से प्रशासन करे, न्याय को बढ़ावा दे, और तब जाकर के किसान वगैरह खुशहाल होंगे, तभी वो जो राजस्व देंगे और राजस्व से आप जो सेना की तनख्वाह दे सकते हैं, सैनिकों की तनख्वाह दे सकते हैं, तभी आप मजबूत रहेंगे, आपका साम्राज्य मजबूत रहेगा। तो इस तरीके से ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल दे रहे हैं। अब देखिए आगे, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। अब कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आपको? तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में रह रहे हैं। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है, पीटी में एक कथन बना सकता है पीटी में, कि जो तवारीख लिखते थे तो वो लेखक कहां पर रहते थे? गांव में रहते थे, पहला ऑप्शन, शहर में रहते थे, दूसरा ऑप्शन गांव एवं शहर में रहते थे। तो इस तरीके से आपको कथन पूछ सकता है, ठीक है। गांव में शायद ही कभी रहते थे। अब देखिए यहां पर आपको एक शब्द मिल गया, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। केवल नगरों में रहते थे नहीं, वो साहब कुछ हद तक जो है गांव में भी रहते होंगे। तो क्योंकि यह शायद लगा दिया ना, तो रहते होंगे, एकदम जो है स्पष्ट होकर नहीं कह रहा कि नहीं रहते, ठीक है। अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने के लिए आशा में लिखा करते थे ये लोग। मैंने बताया आपको माल पानी के लिए। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब देखिए साहब, चूंकि अब ये हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के अनुयायी होंगे। तो इस्लाम के अनुयायी होंगे, तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि लिंग क्या कह रहा है? लिंग भेद पर आधारित शासन करो साहब। लिंग भेद पर आधारित यानी कि महिलाओं को शासन में बहुत ज्यादा जगह नहीं देनी है आपको, ठीक है। साथ के साथ जन्म सिद्ध अधिकार की बात कर रहा है, यानी कि आपको जो ऊंचे लोग हैं, यानी कि ऊंचे वंश से लोग हैं, या जो राजा राज करते हैं, उनके ही जो आगे जो वंश आ रहा है, उनको ही जो है प्रशासन में जगह देनी है, उनको ही महत्वपूर्ण पद देने हैं। किसी निचले स्तर के लोगों को नहीं देना है। ये नहीं कि कोई घोड़े की लीज साफ कर रहा है तो उसको आप जो कोई वो बना दें, उसके बेटे में अगर कोई बेशक योग्यता है तब भी आपको महत्वपूर्ण पद नहीं देना है। आपको व्यापारी को जो है किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठा देना है, बेशक उसमें योग्यता हो बहुत अच्छी। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहा है? जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज। तो आदर्श समाज किसके आधार पर होगा? ये इनके आधार पर, ठीक है।
तो सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। तो अब देखिए यहां पर जो आदर समाज की बात कर रहा है, लिंग भेद की बात कर रहा है, तो लिंग भेद में कह रहा है कि महिलाओं को आप जो है महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठाने, यानी कि महत्वपूर्ण पदों पर तो बैठाना नहीं है, और शासक की तो बहुत दूर की बात है, वहां तक तो बैठ ही नहीं सकता। लेकिन आगे चलकर होता क्या है, इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान। अब ये रजिया जो है शासन पर कब्जा कर लेती है, शासिका बन जाती है। तो ऐसे ही 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। अब जब ये सिंहासन पर बैठी तो इनका तो मूड खराब हो जाएगा ना, ये सलाह देने के लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज होना चाहिए। अब इनका मूड खराब हो जाएगा तो इस रजिया सुल्तान को उतारने की कोशिश करेंगे, रजिया सुल्तान को शासक हटाने की कोशिश करेंगे शासक पद से। तो ऐसे ही इस संदर्भ में रजिया को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इसी जो है रस्साकशी में रजिया सुल्तान मारी जाती है। खैर देखिए, उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, ये आपको इसका नाम याद रखना है कि रजिया सुल्तान के दौरान में कौन एक व्यक्ति था, वो मिनहाज ए सिराज था। ये स्वीकार करता है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। यहाँ पर हल्की सी कहानी बता देता हूं मैं आपको। इल्तुतमिश जो था उसके बेटे भी थे और बेटी भी थी, लेकिन रजिया सुल्तान जो है सबसे ज्यादा योग्य थी शासक बनने के लिए। तो इसी संदर्भ में इल्तुतमिश इसके कौशल को पहचान लेता रजिया सुल्तान के, और इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में जो है इसका बेटा गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि महिलाओं को यहाँ मनाही है बैठने की, तो गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन इसका बेटा जो होता है वो बड़ा विलासी होता है, तो साम्राज्य पे ध्यान नहीं देता है, शासन पे ध्यान नहीं देता है। तो उसकी माँ होती है शाह तुर्कान उसके जो शासन को अपने हाथ में ले लेती है और खुद शासन चलाती है। वो नाम का शासक होता है, कौन? इसका बेटा। जब वो अपने शासन को हाथ में ले लेती है तो वो निरंकुश शासन चलाती है, ऐसा शासन चलाती है जिस शासन से सभी तंग आ जाते हैं, और इसके साम्राज्य में जो है विद्रोह होते हैं, जगह जगह पर जो विद्रोह हो रहे हैं। ऐसे में रजिया सुल्तान एक दिन, जिस दिन शुक्रवार की नमाज होती है, उस दिन आती है लाल कपड़े पहन कर आती है, जनता से गुहार लगाती है और न्याय की भीख मांगते हैं। हे मेरे जो है लोगों, क्या आप मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे? मैं इस पद की हकदार हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं मिल रहा है, और ये देखो किस तरीके का शासन चला रहे हैं, जिससे जो है सारी जनता या प्रजा परेशान है। और प्रजा वास्तव में परेशान थी, तो जो प्रजा इसके उसमें इन्फ्लुएंस में आ जाती रजिया के में, और जैसे इन्फ्लुएंस में आती है वो जो है विद्रोह कर देती है और शाह तुर्कान को पकड़ के मार देती है, उसकी माँ को। इस तरीके से रजिया जो है गद्दी पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर जो है रजिया ने क्या किया, दो काम कर दिए, मतलब विपरीत कर दिए इस्लाम के, या जो इस्लाम को मानने वाले थे या उस समय का समाज था उसके विपरीत कर दिए। पहला काम क्या था साहब? पहला काम यह था कि साहब ये महिला होकर के गद्दी पे बैठ गई। अब महिला होकर के गद्दी पे बैठ गई तो इससे जो वो उस समय के अमीर थे, वो इससे जो है बेकार इनका मूड खराब हो रहा है कि अब हमें एक महिला की बातें माननी पड़ेंगी, एक महिला का हमें ऑर्डर सुनना पड़ेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा था कि शासन की जो गद्दी थी उस पर जो अधिकार या हक दिया जाता था वो उलेमा की सहमति से दिया जाता था। उलेमा उसको अधिकार दे रहा है, उलेमा मान्यता देता था, तब जो राजा बनता था। यहाँ पर रजिया ने क्या किया, उलेमा से कोई सलाह मशवरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधे जनता से उसने गुहार लगाई थी, और जनता की गुहार के बाद वो गद्दी पर बैठ गई है। दोनों का मूड खराब हो जाएगा। अब तो दोनों का मूड खराब रहेगा, ये अब जो है षड्यंत्र करते रहेंगे इसको हटाने के लिए। तो मिनहाज ये सिराज क्या कर रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि वो सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। कौन नहीं दे पा रहा था? ये मिनहाज ये सिराज। इसे रानी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, इसे शासिका के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये महिला है, और जबकि खुद ही कह रहा है इसमें सारे गुण हैं। ये खुद ही लिखता है कि रजिया में शासक बनने के सारे गुण थे, केवल और केवल उसमें एक ही अवगुण था कि वह महिला थी। इस तरीके की बात ये खुद ही कह रहा है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। तो इस तरीके से जो है ये षड्यंत्र करते हैं फिर जो है, और आगे चलकर जो है 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है, और आगे चल के यहीं पर जो है इसकी हरियाणा के कैथल में गुंडो या
सॉरी क्या कहते थे, उसे डाकुओं द्वारा घेर करके मार दी जाती, ये और इसका पति अल्तुनिया या एल्तुनिया नाम था उसका। तो उन दोनों को घेर करके मार दिया जाता है। तो इसलिए गाना बना है कि अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। तो वो गुंडे वही होते हैं, इन सब के गुंडे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार। तो रजिया के बारे में, मिन्हाज सिराज के बारे में लगभग मैंने बता दिया सारी बातें कि मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, उस समय का समाज भी यही मानना है, वो अमीर भी यही मानना है कि स्त्रियां जो हैं पुरुषों के अधीन होनी चाहिए, उनका हुक्म सुने स्त्रियां, ना कि उन्हें हुक्म दें, उनके ऊपर नहीं बैठनी है सर पर। लेकिन रजिया यहाँ उल्टी बैठ जाती है और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए उस इतनी शानदार खूबियों के से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यानी उसमें सब कुछ इतनी अच्छी खासी खूबियां, लेकिन फिर भी वो शासक नहीं बन पा रही है। ये सारी बातें कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर देख रहे हैं हम। क्या है, तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत होती थी। अब दिल्ली जैसा विशाल साम्राज्य चलाना है, विशाल जो पहला हुआ है उसके लिए अब जो उसे समेकन करना है और उसे चलाना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी विश्वसनीय, भरोसेमंद लोगों की, भरोसेमंद सूबेदारों की, भरोसेमंद प्रशासकों की जरूरत थी। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना चाहा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भरोसेमंद लोग चाहिए ना, तो भरोसेमंद चाहिए, तो उसके जो सामंत और जमींदारों को नहीं बना रहे हैं, जो यहाँ पहले से मौजूद हैं, जो यहाँ पहले से मौजूद है उनको अपने किसी पद पर, महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं कर रहे हैं। उसके बजाय क्या कर रहे हैं, ये अपने विशेष गुलामों को, जो इनके सबसे भरोसेमंद वफादार होते थे गुलाम। अब ये गुलाम कौन होते थे, मैं इससे पहले आपको बताया था। ठीक है, और ये गुलाम खरीदे बेचे भी जाते थे, आगे हम इसे और विस्तार से समझेंगे। तो अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो इल्तुतमिश जो है ऐसे ही 40 लोगों का एक दल बनाता है, जिसे तुर्क चहलगानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लिख देता हूं मैं आपके लिए यहां पर, तुर्क ए चहलगानी। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। कौन स्थापित करता है इसे, इसे कर रहा है साहब इल्तुतमिश, तुर्क ए चहलगानी। इसमें 40 जो है लोग होते थे, वो 40 इल्तुतमिश के वफादार लोग होते थे, और इतने वफादार थे कि जब इल्तुतमिश मर जाता है तो ये अपने कपड़े फाड़ कर रोते हैं, जमीन पर सोते हैं ये काफी दिनों तक। ठीक है, तो ये सूबेदार नियुक्त करता है, जिसे इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जा रहा है, बंदगा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, बंदगा। तो यहां पर आपको तुर्क चहलगानी की जगह कहीं कहीं जो है बंदगाए चहलगानी देखने को मिलेगा, जो 40 सदस्यों का दल है। ठीक है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, या तो तुर्क चहलगानी या बंदगाए चहलगानी। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा बेचा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। यानी जो इन्हें जो बंदगाओं को खरीदा जा रहा है, किसके लिए, सैनिक काम के लिए। तो सैनिक काम के लिए खरीदे जा रहा है, तो इन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षित किया जा रहा है, और फिर ये इस तरीके से इन्हें ढाला जाता था कि जो अपने मालिक के वफादार रहें। तो इसी संदर्भ में आगे चलकर कहा जाता है कि बेटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन, गुलाम या बंदगा। अपने मालिक पर निर्भर होते थे ये, चूंकि तो इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो हम देखते हैं जब ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं ये गुलाम, ये अपने मालिक पर निर्भर हो रहे हैं और साथ के साथ जो है इन पर भरोसा कर रहा है कौन, सुल्तान। तो हम ऐसे कई गुलामों को देखते हैं जो आगे चलकर अपना साम्राज्य वंश की स्थापना करते हैं या अपना राज्य की स्थापना करते हैं। तो हमने वही देखा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक देखते हैं, इल्तुतमिश भी उसी श्रेणी से आता है, बलबन भी उसी श्रेणी में आ रहा है, ऐसे ही जो है खिलजी वंश का भी देख रहे हैं हम जो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम, तो क्यों कह रहा है बेटों से बढ़कर गुलाम, कि बेटा जो है एक बार को धोखा दे देगा, लेकिन जो गुलाम उस समय धोखा नहीं देंगे, ऐसा मानना है। गुलाम जो बहुत ज्यादा वफादार हो रहे हैं, जबकि बेटा इतना वफादारी नहीं दिखाएगा, ये कह रहा है। तो सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, किसको, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। देखभाल करने के साथ साथ हमें, क्योंकि
तकदीर अच्छी हो तभी कुछ अच्छा जो है गुलाम मिल सकता है। तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। कितनी बड़ी बात कह रहा है, यानी आपकी अगर तकदीर किस्मत अच्छी होगी तभी आपको बहुत अच्छा जिंदगी में कभी जो कोई कुछ जो है गुलाम मिलेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा अनुभवी होंगे, योग्यता होगी उनमें, और जो वफादार होंगे। तो इसीलिए जो है बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर अनुभवी बेटे से बढ़कर कौन होता है? गुलाम होता है। किससे? योग्य और अनुभवी बेटे से भी। चलिए अब आगे हम खलजी वंश, इससे पहले हम जो है तो दास वंश या ममलूक वंश के बारे में समझ रहे थे। अब देखिए खलजी वंश। तो खलजी तथा तुगलक शासक बंदगों का इस्तेमाल करते रहे। किनका? बंदगा, जिसे हम कह रहे हैं क्या? गुलाम। ठीक है, इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब देखिए यहां पर चीजें बदल गई। यहां पर जो कह रहा है, ये जो कह रहा था यहां पर यहां होगा, हाँ, ये जो कह रहे हैं, ये जो तवारीख लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब शासक को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। तो ये कह रहा है निचले तबके के लोगों को ऊपर नहीं बैठाना चाहिए। लेकिन आगे चलकर ये खिलजी और जो है तुगलक वंश शासक क्या कर रहे हैं, ये बंदगा का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो अपने ऊपर जो आश्रित निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी महत्वपूर्ण पद दे रहे हैं, उनको भी राजनीतिक पद दे रहे हैं। कौन से? ऊंचे राजनीतिक पद। तो ऐसे लोगों को सेनापति बना रहा है, वो सूबेदार जैसे पद भी दे रहा है। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो गई। क्यों हो जाएगी? जो जन्मसिद्ध अधिकार अपना मानकर बैठे हैं वो इससे खफा होंगे कि भाई हमें छोड़ करके इसको बैठा रहा है, तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। अब देखिए गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं होते थे। जैसे ही हम देखते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन कर रहा होता है तो उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रति तो वफादार रहता है, लेकिन कुतुबुद्दीन के मर जाने के बाद में जब उसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं तो उसके प्रति वो वफादार नहीं रहते और उसके विद्रोह करके उसे मार करके या हटा करके खुद ही शासन करने लग जाते हैं। ऐसे ही हम आगे देख रहे होते हैं। तो यही कह रहे हैं वो अपने मालिक का तो जो है, जो मालिक होता था या संरक्षक होता था उसका तो वफादार रहता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी के प्रति वफादार नहीं रह रहा है। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, तो क्या होता था? फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। अब सब टकरार शुरू हो जा रही है, तो सुल्तानों द्वारा निचले तबकों के लोगों का संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों का गहरा धक्का भी लगता था। सही बात है, मैंने बताई, जब उनको जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान के जो बैठ गया एक बार और उसके विपरीत जैसे ही चीज जाएगी वो तो उसका मूड खराब होगा ही होगा, वो तो फिर विद्रोह करेगा ही करेगा। ऐसा ही यहां पर हो रहा है। और फारसी तवारीखों के लेखक जो कह रहे थे कि निचले खानदान के लोगों को नहीं ऊंचे पदों पर बैठाना चाहिए, वो व्यवस्था बना के रखनी चाहिए आदर्श समाज की, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं? वो नहीं व्यवस्था बना के रख रहे हैं। तो ये तवारीख के लेखक क्या करेंगे? इनकी आलोचना करेंगे। किसके लिए? उन लोगों के ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये तवारीख के लेखक। ठीक है साहब, अब देखिए आगे चलते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। तो सुल्तान जो है, अब यहां पर एक उदाहरण दिखाया गया है कि किस तरीके से मोहम्मद तुगलक ने निचले तबकों को जो है शासन पे बिठाया था। तो देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपने अजीज खुम्मार नामक, किसको? कलाल कौन होता था उस समय? वो शराब बनाने वाले और बेचने वाले को कहते थे। कौन? खल्लाल। ठीक है, हाँ सॉरी, कलाल। तो यहां पर आपको एक शब्द याद रखना है, कलाल का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शराब बेचने वाला या बनाने वाला। ऐसे ही जो है फिरोज हज्जाम नामक जो व्यक्ति था, जो नाई था, इसको बैठा रहा। ये सारे निचले तबके के लोग हैं ना। ऐसे ही जो है मनका तब्बाब नामक व्यक्ति, जो बाबरची और लड्डा, ऐसे ही पीरा नामक मलियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। कौन बिठा रहा है? मोहम्मद तुगलक। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों को उल्लेख किया है। क्या किया है? सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश और शासन करने के अक्षमता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो किस तरीके से ये नीचे तबके के लोगों को बिठाने का विरोध कर रहे हैं और साथ के साथ क्या कह रहे हैं कि सुल्तान का राजनीतिक विवेक मर गया है, नाश हो गया है, उससे कुछ नहीं आता है, वो शासन करने में अक्षम व्यक्ति है। इस तरीके की बात कर रहे हैं साहब। अब देखिए पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में
नियुक्त किया। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे पहले के सुल्तान थे वैसे ही अब खिलजी और तुगलक क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्र विशेष दे दे रहे हैं सूबेदार को कि दूसरा यहाँ पर कर वसूल, यहाँ पर एक सेना रख और जरूरत पड़े हमें तो उसका सहायता दे सेना की। तो ऐसे ही ये लोग कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं। तो इस इलाके को क्या कह रहे हैं, एकता कह रहे हैं। और इस एकता पर राज करने वाला या सूबेदार जो बैठ रहा है व्यक्ति, उसे कह रहे हैं हम एकतादार या मुक्ति। इसे हम आगे पढ़ेंगे, एकतादारी व्यवस्था। जब हम विस्तार से जाएंगे एकतादारी व्यवस्था पढ़ेंगे कि किस तरीके से चल रही थी और इससे किस तरीके से साम्राज्य सुदृढ़ हो रहा है और किस तरीके से जो है साम्राज्य के पतन का भी कारण बन रही है। ठीक है, तो मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकताओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो यही काम था, जो एकतादार होता था, मुक्ति होता था, उस क्षेत्र विशेष पर राज्य कर रहा होता था, यानी कि कर रहा होता था, उसी का अधीन वहां से कर वसूलता था। और जो कर वसूलता था उसी से जो सेना रख रहा है उस सेना के वेतन भत्ते दे रहा होता था। साथ के साथ वो एक निश्चित संख्या में सेना रखता था, जितनी उसे बता दी उतनी संख्या में सेना रख रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ऐसे ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया गया है। जो ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, बड़ी सख्ती से पालन किया गया। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए एक राजस्व अधिकारी का भी राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्ति किया जा रहा है कि कहीं जो कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहा है, वहां से ज्यादा उठा रहा हो, हमारे पास कम भेज रहा हो, तो इस तरीके के उसके लिए यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। जितना कर निर्धारित किया गया राज्य द्वारा उतना ही कर वसूले। साथ के साथ जो है जितनी संख्या तय की गई है उसी संख्या तय अनुसार ही जो है वो सैनिक रखे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए थे तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंत और अमीर को भी जमींदारी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। जब ये अपना नियंत्रण आगे फैला रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों को अपने अधीन ले आ रहे हैं, तो वहां पर जो सामंत होते थे या जमींदार होते थे उन्हें भी अपने अधीन कर लिया। जब अधीन कर लिया, अपने बाध्य कर लिया, अपने अंदर जो है तो बाध्य कर लिया, तो फिर उनसे भी जो है ये कर वसूलेगा। ये फिर जो जमींदार और सामंत पहले स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, अब इन्हें जो है कर देंगे। ठीक है, अब जब कर दे रहे हैं तो अब ये कह रहा है स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, इनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर झुकाने का बाध्य किया गया है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश की। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीजें हो रही है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। महत्वपूर्ण कौन सी चीजें? सुल्तान के जो प्रशासक थे वो जमीन की पैमाइश कर रहे हैं और इसका हिसाब किताब भी बड़ी सावधानी से रख रहे हैं। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। जो पहले अपने आप को जो है एक तरीके से राजा मानकर बैठ रहे हैं, वो बड़े उस पर एक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, छोटे रूप में सामंत, और वो अब वो जो है सुल्तान के नौकरी कर रहे हैं। तो उस तरह में 3 तरह के कर थे। कौन कौन से करते हैं? पहला था एक कृषि पर लगने वाला कर, जिसे हम खराज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खराज के नाम से। और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था खराज। अब यहां पर आपके लिए एक और पीटी हो गया कि खराज जो कर लिया जाता था वो किसानों की उपज का कितना लिया जाता था, तो आप बता देंगे क्या? लगभग 50% लिया जाता था साहब। ठीक है। दूसरा कर था मवेशियों पर लगाया जाता था, ऐसे ही घरों पर भी कर लगाया जा रहा है। ठीक है साहब। अब देखिए हाँ, अब देखिए यह याद रखना भी जरूरी है। क्या कर रखना है जरूरी है कि महाद्वीप भारत पर काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। अब ऐसा नहीं है कि भारत के सारे हिस्से पर दिल्ली के सुल्तान जो है राज कर रहे हैं, नहीं साहब। उनके क्षेत्र से भी उनके नियंत्रण से भी बाहर बहुत हिस्सा था जिस पर उनका अधिकार नहीं है या उनका शासन नहीं है। तो ऐसे ही बंगाल का शासन है, दक्षिण का है। तो अब क्यों उनके भारत से क्षेत्र उससे बाहर है ये? क्योंकि ये इनके सुदूर क्षेत्र में है, काफी दूर है। वहां तक नियंत्रण कैसे किया जाए? ये वहां पर अपने उसको छोड़ के आते थे किसी उत्तराधिकारी को, उत्तराधिकारी को नहीं, अपने अधिकारी को वहां आगे चल करके उसका मौका पकड़, क्योंकि दूर है, यहां तक सुल्तान आ ही नहीं पाएगा, वहां पर विद्रोह करके अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश कर लेते थे। तो यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। जैसे ही जो है यहाँ बंगाल पर नियंत्रण कर लिया इन्होंने, बंगाल पर नियंत्रण करने के बाद जो दक्षिण भारत पर जैसे जा रहे हैं कि वहां नियंत्रण करते हैं, तब तक पता चला बंगाल वालों ने विद्रोह कर दिया, बंगाल वाले स्वतंत्र हो गए, बंगाल पर आक्रमण करने आया, उधर के स्वतंत्र हो गए। इस टाइप से यहाँ पर पूरी कहानी चलेगी। ठीक है।
तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। ठीक है साहब। अब देखिए चंगेज खान के नेतृत्व में जो है मंगोल सेना आ रही है। मंगोल सेना 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में कहां पर कर रही है वो आक्रमण? वो कर रही है साहब ट्रांस ऑक्सीसिनिया, ये आधुनिक उज्बेकिस्तान है। तो यहां पर अटैक कर रही है, हमला कर रही है, और इसके शीघ्र बाद ही वो क्या कर रही है, दिल्ली पर भी जो है अटैक कर रही है। कौन? मंगोल सेना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दोनों के जब शुरुआती शासन इनका स्टार्ट हो रहा है, वह उसी समय जो है मंगोल आक्रमण कर दे रहे हैं। इतनी विशाल सेना का संभालना, अब चूंकि आक्रमण कर रहे हैं तो इससे जो है इसको आक्रमण को रोकने के लिए ना बड़ी सेना रखनी पड़ेगी। अब बड़ी सेना रखनी पड़ेगी तो उतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए प्रशासन के लिए भी चुनौती हो रही है यहाँ पर। अब देखिए सरदार और उनकी किलेबंदी। तो मोरक्को जो है अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, जहाँ की वो कौन एक्टर है, जरा उनका नाम बताइए, जो डांस करती हैं अक्सर जो गानों में, वो एक्टर मोरक्को से हैं। आपको अगर नाम पता हो तो उनका नाम बताइए। ठीक है। तो मोरक्को से 14वीं सदी में भारत एक यात्री आ रहा है जिनका नाम है इब्न बतूता। वही इब्न बतूता जिसके नाम पर गाना बना है, इब्न बतूता पहने जूता चलता है तो करता है चुर्र चुर्र, वो वाला गाना। तो अब वह बता रहा है कि उस समय जहां पर भारत में किस तरीके से लोग यानी कि राजा रह रहा है, वो किस तरीके से अपना किला बनाकर रह रहा है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है। अब 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब यहां पर बता रहा है कि देखो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर किसका शासन आ रहा है? किसके बाद? तुगलक वंश के बाद। अब शासन आ रहा है साहब सैयद और लोधी वंशों का, ये शासन कर रहे हैं। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, राजस्थान, गुजरात और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। यानी कि इनसे पहले जो है उतने मजबूत तरीके से स्वतंत्र शासक नहीं उठ खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही लोधी और सैयद वंश का शासन आ रहा है तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा इस तरीके के क्षेत्र पर मजबूत तरीके से जो है शासक आ गए हैं। उनकी राजधानियां समृद्ध हो गई हैं, राज्य फल फूल रहे हैं। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर रहे हैं। ठीक है। अब ये उभर रहे हैं तो इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। बेशक वो आकार में छोटे थे लेकिन शक्तिशाली बहुत थे। शक्तिशाली है तो किसी भी पंगा ले ले, इस टाइप का मामला। और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। ऐसे ही इसमें एक था साहब शेरशाह सूर वंश की स्थापना कर रहा है। यही हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। तो यह 1540 से लेकर के 1545 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू कर रहा है। ये कहां पर कर रहा है? बिहार के एक छोटे से इलाके में, शायद सासाराम, शायद नाम है इसका सासाराम, हाँ, एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू कर रहा है ये। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति कर रहा है वो कि मुगल सम्राट हुमायूं को, किसको? हुमायूं को 1530 से 1540 और 1555 से 1556, कौन? हुमायूं, इसको भी चुनौती दे देता है। ये बहुत छोटे से उस पे इलाके पे शासन कर रहा है और इतना वो मजबूत हो रहा है, ये इतनी उन्नति कर रहा है कि हुमायूं तक को टक्कर दे रहा है और परास्त भी कर रहा है साफ साफ। देखिए अब ये शेरशाह जो है क्या कर रहा है, दिल्ली पर अधिकार करके आगे चलकर वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और अपना राजवंश स्थापित कर लेता है। हालांकि सूरी राजवंश ने केवल 15 वर्ष ही शासन किया है, यानी इसने बहुत लंबा चौड़ा शासन नहीं किया है, केवल 15 वर्ष शासन किया है। तो 15 वर्ष शासन किया, वो कब तक 1540 से लेकर 1555 तक। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई इलाकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी जिन पर शासन कर रहा था उनको खुद अपनाकर उनको और चुस्त कर दे रहा है और अच्छी व्यवस्था बना दे रहा है वहां पर। आगे चलकर जो सम्राट अकबर बनता है, महान सम्राट अकबर जिसे कह रहे हैं, अब तो महानता का दर्जा छीन लिया ना ये एनसीईआरटी ने, तो महान अकबर सम्राट जो 1556 से लेकर के 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने भी जो है शेरशाह सूरी के प्रतिमानों को ही जो अपने प्रतिमानों के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। कौन? ये अपना जिसे हम महान कह रहे हैं, जिसे अब जो उसका दर्जा छीन लिया क्या कहें एनसीईआरटी ने। ठीक है। अब देखिए साहब, ये था आज का हमारा चैप्टर
और उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और चूंकि बहुत छोटी संक्षिप्त में ही जो सारी बातें एनसीईआरटी में बताई गई हैं, मैं भी कोशिश करता हूं कि वो संक्षिप्त में ही आपको रखूं, लेकिन कई बार वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और आपको समझाने के उद्देश्य से वो बड़ी हो जा रही हैं। कई बार अगर मैं चीज़ें ना बताऊं तो शायद वो लिंक नहीं कर पाएंगे आप, और इतिहास को बड़े कहानी की तरह समझिए, आपको मज़ा आएगा। और उम्मीद है, मुझे लग रहा है मज़ा भी आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ आपको मज़ा आता है, कैसी चीज़ें सुनने में मज़ा आता है और किस तरीके से इसे और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।